दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख कंडीशंस अप्लाई और द हिंदू द्वारा प्रकाशित लेख डिनाइंग वुमेन द राइट ओवर देयर बॉडीज के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में भारत की संसद ने एबॉर्शन यानी गर्भपात से जुड़ा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 पारित कर दिया। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले चुका है। इस संशोधित कानून में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि देश की महिलाओं को अब 24 हफ्ते तक की गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार मिल गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 हफ्ते थी। सरकार की माने तो इस कानून का मकसद दुष्कर्म, अनाचार से पीड़ित महिलाओं और अन्य कमजोर महिलाओं को राहत पहुंचाना है। हालांकि इस गर्भपात के लिए कई शर्तें भी शामिल की गई हैं, लेकिन इस कानून के समानांतर एक दूसरी बड़ी बहस भी खड़ी हो गई है। दरअसल कानून में किसी बंदिश की बजाय महिलाओं को गर्भपात कराने की पूरी आजादी देने की वकालत की जा रही है। दूसरे देशों का हवाला देते हुए विपक्ष समेत महिला कार्यकर्ताओं का मानना है कि गर्भपात की सीमा सुनिश्चित करने की बजाय महिलाओं को अपने शरीर पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इस बात के फैसले महिलाओं को ही लेने की आजादी होनी चाहिए कि वे कब और कैसे अबॉर्शन करवाना चाहती हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि सुरक्षित गर्भपात के लिए देश में कानून की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षित गर्भपात के अभाव में मातृत्व मृत्यु दर में इजाफा होता है, जो कि चिंताजनक है। कानून में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक मेडिकल बोर्ड के गठन की भी बात कही गई है, जिससे विशेष मामलों में गर्भपात की इजाजत ली जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत मान्यताएं मेडिकल बोर्ड की राय को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि एक ऐसा मामला जो बेहद व्यक्तिगत है उस पर फैसला एक तीसरा पक्ष लेगा और इसे बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस बात पर भी डिबेट है कि क्या हमारे पास इतने पर्याप्त डॉक्टर्स हैं जिससे यह व्यवस्था सफल हो पाएगी। वहीं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट का बहुत ही छोटा हिस्सा खर्च किया जाता है। जाहिर है इस कानून के मद्देनजर कई मुद्दे हैं जिन पर बहस करना बेहद जरूरी है। आइए बारी बारी से इन पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले कानून की मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल इस बिल को 2 मार्च 2020 को ही लोकसभा में पेश किया गया था। 17 मार्च 2020 को यह बिल लोकसभा से पारित तो हो गया, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो सका। करीब 1 साल बाद हालिया बजट सत्र में राज्यसभा ने इस बिल को अपनी मंजूरी दी। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, इस बिल के जरिए 1971 के कानून में संशोधन किया गया। इस कानून में गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 हफ्ते थी, लेकिन संशोधन के बाद इसकी सीमा 24 हफ्ते कर दी गई है। पहले के कानून में व्यवस्था थी कि 12 हफ्ते तक के गर्भपात में एक डॉक्टर और 12 से 20 हफ्ते तक के गर्भपात के लिए 2 डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होगा। लेकिन संशोधित कानून में 20 हफ्ते तक के गर्भपात के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की जरूरत होगी, और अगर यह अवधि 20 से 24 हफ्ते तक की होती है तो इसके लिए 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की सलाह की जरूरत होगी। हालांकि 20 से 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत विशेष मामलों में दी गई है। इस श्रेणी में असाधारण परिस्थितियों को रखा गया है। इस विशेष श्रेणी को गर्भपात नियमों में संशोधन के तहत परिभाषित किया जाएगा और इसमें दुष्कर्म तथा अनाचार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य कमजोर महिलाओं जैसे दिव्यांग महिलाएं और नाबालिग आदि को शामिल किया जाएगा। भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यताओं के मामले में 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है,
इसके लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेनी जरूरी होगी। मेडिकल बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई सदस्य शामिल होंगे। इस संशोधित कानून में महिला के शादीशुदा होने की बंदिश हटा दी गई है। दरअसल 1971 के कानून में शादीशुदा महिला और उसके पति की बात की गई थी, लेकिन नए कानून में महिला और उसके पार्टनर की चर्चा की गई है। सवाल है कि नए प्रावधान में क्या क्या चुनौतियां हैं। दरअसल इस कानून में उन महिलाओं की श्रेणियों को स्पष्ट नहीं किया गया है जो 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भधारण को समाप्त कर सकती हैं। इसे नियमों के माध्यम से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया है, लिहाजा इसमें अभी भी अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है। अधिनियम के मुताबिक गर्भपात के लिए केवल स्त्री रोग या प्रसूति में विशेषज्ञता वाले डॉक्टर्स की जरूरत होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे 82% डॉक्टर्स की कमी है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो स्थिति इससे भी खराब है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिए जरूरी सुविधाओं को हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि एबॉर्शन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी डॉक्टर्स की कमी होगी और यह व्यावहारिक भी नहीं होगा। गर्भपात की अनुमति देने के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। एक राय है कि गर्भावस्था को समाप्त करना गर्भवती महिलाओं की पसंद होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके प्रजनन अधिकारों का एक हिस्सा है। दूसरी राय है कि यह सरकार का दायित्व है, वह नागरिकों के जीवन की रक्षा करे और इसलिए उसे भ्रूण की सुरक्षा के लिए प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के देश गर्भपात की अनुमति के लिए अलग अलग स्थिति और समय सीमा निर्धारित करते हैं। यह भ्रूण के स्वास्थ्य और गर्भवती महिला के जोखिम पर आधारित है। गौर करें तो भ्रूण असामान्यता या बलात्कार के कारण 20 हफ्ते से अधिक गर्भपात की अनुमति की मांग करने वाली महिलाओं द्वारा कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। यह कानून केवल उन मामलों में 24 हफ्ते के बाद गर्भपात की अनुमति देता है जब मेडिकल बोर्ड भ्रूण की असामान्यताओं की पुष्टि करता है। इसका मतलब हुआ कि रेप के चलते गर्भपात की जरूरत वाले मामले में सिर्फ रिट याचिका ही एक सहारा बनी हुई है। प्रक्रियाओं को लेकर अभी स्पष्टता नहीं होने के चलते कई प्रकार की चिंताएं अभी भी विद्यमान हैं। सवाल है कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों ने भी एबॉर्शन से जुड़े कानून बनाए हैं। इस लिहाज से इन देशों को 5 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। श्रेणी 1 की बात करें तो इसमें दुनिया के 26 देश शामिल है। ये वो देश हैं जहां किसी भी हालत में गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है। अगर महिला के स्वास्थ्य को कोई जोखिम होता है तब भी एबॉर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। इस श्रेणी में सिएरा लियोन, मिस्र और इराक जैसे देश शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में 39 देश शामिल हैं। यहाँ महिलाओं की सेहत को खतरा होने पर गर्भपात कराने की अनुमति दी गई है। इस श्रेणी में ब्राजील और सूडान जैसे देश शामिल हैं। तीसरी श्रेणी की बात करें तो इसमें दुनिया के 56 देश शामिल हैं। इन 56 देशों के कानून स्वास्थ्य या चिकित्सीय आधार पर गर्भपात की अनुमति देते हैं। इसके तहत दुनिया की करीब 24 करोड़ महिलाएं कवर होती हैं। इसके तहत अर्जेंटीना और मलेशिया जैसे देश आते हैं। श्रेणी 4 के तहत 14 देश आते हैं, जहां स्वास्थ्य के अलावा महिला की सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर भी गर्भपात की अनुमति दी जाती है। इसके तहत दुनिया की करीब 39 करोड़ महिलाएं कवर होती हैं। गौरतलब है कि भारत इसी श्रेणी में आता है। भारत के अलावा फिनलैंड और आयरलैंड जैसे देश इस जमात में शामिल हैं। 5वीं और आखिरी श्रेणी की बात करें तो इसमें दुनिया के 67 देश शामिल हैं। इन देशों में आवेदन करके महिलाएं अपना गर्भपात करवा सकती हैं। इस श्रेणी के देशों के लिए सबसे सामान्य गर्भकालीन सीमा 12 सप्ताह है। इसमें चीन और रूस जैसे देश शामिल हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। गौरतलब है कि भारत में मातृत्व मृत्यु एक बड़ी समस्या है। दरअसल प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में माता की मृत्यु की संख्या को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। हालांकि हालिया सालों में भारत में इसमें कमी आई है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल्स सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक भारत में मातृत्व मृत्यु अनुपात
2014 से 2016 में 130 था, जो गिरकर 2015 से 17 में 122 हो गया। 2016-18 में यह घटकर 113 हो गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के मुताबिक इस अनुपात को 70 से भी कम पर लाना है। लिहाजा मातृत्व मृत्यु दर को कम करने की दिशा में भारत सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं जिनकी ओर भी ध्यान दिलाने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवंटित बजट में देश भर में मेडिकल बोर्ड का गठन करना आर्थिक और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। फिर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी की भी समस्या है। अगर मेडिकल बोर्ड की समुचित व्यवस्था करनी है तो इसके लिए इन दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देना होगा। दूसरी समस्या यह है कि अगर हर राज्य में मेडिकल बोर्ड का गठन हो भी जाता है तो राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए बोर्ड तक पहुंच पाना आसान नहीं होगा। इससे इतर अगर इस बोर्ड की प्रक्रिया जटिल हुई तो इन महिलाओं के लिए और भी मुश्किलें खड़ी होंगी। इसकी बड़ी वजह है कि आवेदनों का जवाब देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि गर्भ को समाप्त करने वाली किसी महिला का नाम और अन्य विवरण कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी के भी सामने प्रकट नहीं करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस बात पर भी गौर करना होगा कि बोर्ड महिला को एबॉर्शन की इजाजत देने से पहले कई तरह के टेस्ट कराएगा और यह महिला के सम्मान, निजता के अधिकार और जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। यह एक गंभीर चिंता है जिन पर बात होनी जरूरी है। यह कानून कहता है कि भ्रूण की असामान्यताओं के मामले में गर्भावस्था के किसी भी चरण में सुरक्षित गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन इस कानून में महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद, घरेलू हिंसा और पार्टनर में से किसी से अलग होने या मृत्यु के कारण अचानक पैदा हुई स्थिति की बात नहीं की गई है। इसके अलावा यह संशोधन केवल महिलाओं की बात करता है, जबकि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों पर कोई बात नहीं की गई है। 1971 के कानून में शादीशुदा महिलाओं को ही इसकी इजाजत थी, लेकिन इस संशोधित कानून में शादीशुदा होने की बंदिश हटा दी गई है। इस लिहाज से देखें तो पूर्ववर्ती कानून के मुकाबले मौजूदा कानून ज्यादा बेहतर है। फिर भी गर्भपात को सुविधाजनक बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि देश भर के स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में नैदानिक प्रक्रियाओं से संबंधित सभी मानदंडों और मानकीकृत प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। अभी इस कानून को लेकर नियम बनना बाकी है। चूंकि यह महिलाओं की निजता और उनके अधिकार से संबंधित है, इसलिए ऐसे मामलों को सीधे सरकार को सौंपने की बजाय संसद द्वारा तय करने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में गर्भपात को लेकर कानून बनाने की जरूरत है या इसे महिलाओं के लिए स्वैच्छिक बना दिया जाना चाहिए? मूल्यांकन कीजिए।